गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आर के अग्रवाल। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू करनी है वो है जर्नल। और आज जर्नल की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बाद आपका कल का जो सेशन होगा, कल से आप लोगों की जर्नल की शुरुआत होगी, जिसमें मैं रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग डिस्कस करूँगा, ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो कम्प्लीटली डिवोटेड है जर्नल टॉपिक पे। एंड टुडे वी विल नो एंड लर्न व्हाट इज़ जर्नल, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस, फॉर्मेट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हम लोग आज जर्नल के बारे में डिटेल जानेंगे, थ्योरेटिकल। ओके फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं जर्नल की मीनिंग से। जर्नल की मीनिंग है, जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब बच्चे यहाँ पे सवाल करते हैं मेरे से कि सर ओरिजिनल एंट्री मतलब क्या भैया? ओरिजिनल एंट्री क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हो आप? ओरिजिनल एंट्री, व्हाट इज मीन्ड बाय ओरिजिनल एंट्री? ये ओरिजिनल एंट्री क्या है? यहाँ ओरिजिनल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब भी क्लैरिफाई किया हुआ है। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। इसीलिए इसका नाम ओरिजिनल एंट्री पड़ा है। सबसे पहले यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। यहाँ एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, एज एंड व्हेन, जब जैसे वो हुआ हो, एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। एक और वर्ड यहां पे यूज होगा, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये पॉइंट आपको देखना होगा। इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने लिखा है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? डेट वाइज, तिथिवार क्रम में लिखा जाता है। अगर ट्रांजैक्शन 1 जनवरी की हुई है, 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन हुई है और उसके बाद 2 और 3 को ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, 4 को हुआ, 4th जैन को, तो 4th जैन की ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी। लेकिन अगर इसके बीच में 2 और 3 को भी ट्रांजैक्शन हुए हैं तो वो भी 2 और 3 को की जो ट्रांजैक्शन है वो पहले लिखी जाएंगी, उसके बाद 3 और 4 की ट्रांजैक्शन लिखी जाएंगी। 2, 3, 4 क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज में, डेट वाइज ऑर्डर में। तो मेरे ख्याल से जर्नल की मीनिंग बहुत ही सिंपल है, वो आपको समझ में आ गई होगी कि जर्नल की मीनिंग क्या है। जर्नल की मीनिंग है, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले लिखा जाता है एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, जैसे वो हुआ हो वैसे ही, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज, तिथिवार क्रम में। डेट वाइज समझ में आ गई होगी बात। तो इसे ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ये क्यों कही जाती है? रीजन इज दैट, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले कहाँ आया ट्रांजैक्शन? तो जर्नल में, इसीलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो मैं दूसरी बात की तरफ मूव करूंगा। जर्नल है फीचर्स। अब जर्नल के फीचर्स की मैं बात करूंगा। इसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं कि मेन फीचर्स जर्नल के कौन कौन से हैं। ओके, द मेन फीचर और चीफ फीचर ऑफ जर्नल में भी स्टेटेड एज अंडर। सबसे पहला, जर्नल इज ए बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड in which transactions are recorded first of all as and when they take place. Transactions are recorded first of all as and when they take place. For this reason it is called a book of original entry. तो यहाँ आपको उसका आंसर भी मिल गया कि जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं। यहीं पे आपको उसका जवाब मिल गया है दोस्तों, कि जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यदि आपसे कोई पूछे कि वाई जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो उसका जवाब आपने क्लियर कट दे देना है। फीचर्स ऑफ जर्नल में मैं क्वेश्चन ही डाल दे रहा हूँ, दाग दे रहा हूँ यहीं पे। क्वेश्चन क्या है? वाई जर्नल इज कॉल्ड a book of original entry। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं, उसका जवाब आपके सामने यहीं पे है। ओके, अब रही बात कि जर्नल इज ओनली अ बुक ऑफ प्राइम और ओरिजिनल एंट्री। अ जर्नल इज ओनली अ बुक ऑफ प्राइमरी यानी ओरिजिनल, प्राइमरी इट मीन्स ओरिजिनल एंट्री
ऑल द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड टू लेजर, जर्नल से लेजर की तरफ मूव करते हैं, विच इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। लेजर को प्रिंसिपल बुक कहा जाता है, लेजर इज द प्रिंसिपल बुक बट जर्नल इज प्राइमरी। प्राइमरी क्यों और ओरिजिनल क्यों? रीजन की ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम उसमें लिखा जाता है। इज इट क्लियर? अब थर्ड पॉइंट है कि जर्नल इज अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। डेली होता है, डेट वाइज इसीलिए कहा क्रोनोलॉजिकल, डेली। जर्नल इज अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दैट इज ईच डेज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल ऑन द सेम डे। और फोर्थ शायद आपको ठीक से दिख नहीं पा रहा होगा, मैं रिपीट कर दूंगा इसे, और पीडीएफ तो आपको वैसे भी मिलना है। इन ए जर्नल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल, ये बात मैंने इसीलिए पहले ही डिस्कस कर ली है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी डेट वाइज ऑर्डर में लिखा जाता है ट्रांजेक्शंस को। तो जर्नल के ये सारे फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर क्या है कि जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों है? दूसरा, जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है इसलिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन जर्नल में होता है, और प्रिंसिपल बुक कौन हो जाता है? लेजर। तो ये भी जर्नल का फीचर है कि ट्रांजैक्शन को वो लेजर की तरफ मूव करवाता है। तीसरा फीचर है कि जर्नल डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। चौथा कि ये डेट वाइज अकाउंटिंग को, ट्रांजैक्शन को डेट वाइज यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है। तो जर्नल के 4 फीचर्स आपके सामने आ गए फ्रेंड्स। अभी मैं आगे मूव करूंगा 5वें फीचर की तरफ। 5वां फीचर है इट मेंटेन्स द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस एंड प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सेम। इट मेंटेन्स द आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई नहीं, आइडेंटिटी, इट मेंटेन्स द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस एंड प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सेम इन वन एंट्री। ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। इट मेंटेन्स द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, पहचान बताना, हर ट्रांजेक्शन की पहचान बताना। प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सेम इन वन एंट्री, एक एंट्री और पूरी ट्रांजेक्शन क्लियर कि ट्रांजेक्शन क्या था। यानी एंट्री जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है? एंट्री, जर्नल की जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की प्रोसीजर एंट्री होती है, एंट्री जो होती है, एंट्री करती क्या है? एंट्री का क्या फीचर यहां पे सामने में आ रहा है? इट मेंटेन्स द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की आइडेंटिटी बताना, ठीक है, ट्रांजेक्शंस की पहचान कि ट्रांजेक्शन हुई क्या थी, क्लैरिफिकेशन, ठीक है। 5th पॉइंट में इट मेंटेन्स द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस एंड प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सेम इन वन एंट्री, पूरी तस्वीर बता देना, ठीक है। तो जर्नल एक स्नैपशॉट भी एक ट्रांजेक्शन का, कि वो ट्रांजेक्शन हुआ क्या था, उस ट्रांजेक्शन का पूरा डिटेल बताता है जर्नल। नेक्स्ट है बेटा, अ जर्नल रिकॉर्ड्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर ट्रांजेक्शन एक है तो जर्नल में 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट और दूसरा क्रेडिट एस्पेक्ट, ठीक है। तो इन डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों को रिकॉर्ड करता है कौन? जर्नल। एक लेन देन के 2 पहलू होते हैं और उन दोनों पहलुओं को जर्नल लिखता है। यह जर्नल की बहुत बड़ी विशेषता है और डबल एंट्री सिस्टम इसी पे आधारित ही है, इसलिए जर्नल बैकबोन बन जाता है। जर्नल रिकॉर्ड्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स, एस लगेगा यहां पे, ऑफ अ ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन का, अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसका मतलब है कि एक लेन देन होंगे तो उसके 2 पहलू होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और जर्नल इन दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करेगा हमेशा, हर बार। कभी ऐसा नहीं होगा कि डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट छूट गया हो, क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट छूट गया हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यह लेन देन एक ऐसी लेन देन है जिसकी कि सिर्फ एक डेबिट एस्पेक्ट है, क्रेडिट एस्पेक्ट है ही नहीं, तो फिर वो लेन देन नहीं है, जर्नल नहीं होगी उसकी। ये बहुत बड़ा फीचर है फ्रेंड, और ये डबल एंट्री सिस्टम का बेस है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका 7th पॉइंट, ईच एंट्री इन जर्नल इज फॉलोड बाय द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन विच इज कॉल्ड नरेशन। देखिए ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, आपको प्रैक्टिकली भी करना है।
तो अभी आप इन सब चीज़ों को समझ लेंगे, देख लेंगे, तो डेफिनेट बात है कि उस समय फिर आप ये नहीं पूछेंगे कि ये है क्या एक्चुअली। नरेशन लिखना है तो नरेशन लिखना है, जर्नल करते तो नरेशन लिखना होता है। तो नरेशन होता क्या है कि ईच एंट्री इन जर्नल इज फॉलोड बाय द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन विच इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन देना जरूरी है, हर एक ट्रांजेक्शन की नरेशन दी जाती है जर्नल एंट्री में। अ सिंगल जर्नल एंट्री इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग देन वन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन अकाउंट्स। Such an entry is called compound entry. अब single journal entry is capable of recording then one transaction involving more than two accounts. यहाँ more than two accounts होगा। A single journal entry is capable of recording मोर देन, यहाँ भी मोर देन होगा, मोर देन वन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन टू अकाउंट्स। सच एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। तो ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कंपाउंड एंट्री होती क्या है, इसको पहले आप समझ लीजिए। सिंगल जर्नल की गई है, सिंगल जर्नल एंट्री की गई है, कैपेबल ऑफ यानी कि डेबिट और क्रेडिट किए गए हैं, कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन वन ट्रांजेक्शन, एक से अधिक ट्रांजेक्शन हुए हैं, इन्वॉल्विंग मोर देन टू अकाउंट्स। मोर देन टू अकाउंट मतलब डेबिट क्रेडिट, ऊपर दो हुआ है डेबिट, नीचे एक क्रेडिट, या नीचे दो क्रेडिट ऊपर एक डेबिट। तो ऐसा अगर होता है तो उसको हम लोग कंपाउंड एंट्री कहते हैं। कंपाउंड एंट्री क्या है, इसकी डिटेल चर्चा मैं आपसे करूंगा आगे, डेफिनेट बात है। तो कंपाउंड एंट्री करके दिखाना होगा आपको किस तरह से होती है। और अभी मैं चूंकि जर्नल की बात, एंट्री की बात कर नहीं रहा हूं, इसलिए कंपाउंड एंट्री की बात अभी विस्तृत रूप से मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिहाज से मैं बता दूंगा। जस्ट होल्ड ऑन, आएगी वो बात। फंक्शंस क्या है जर्नल की वो समझ लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जर्नल? ओके, सबसे पहला है टू कीप क्रोनोलॉजिकल यानी डेट वाइज। देखिए वो बात आ गई है जो मैंने आपसे करी है कि जर्नल की जो बेसिक फंक्शनिंग है वो क्या है। टू कीप अ क्रोनोलॉजिकल यानी डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, to analyze each transaction into debit and credit aspects by using double entry system of bookkeeping। ये फंक्शनिंग है इसकी, टू एनालाइज ईच ट्रांजेक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। पहला एस्पेक्ट डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग। मैंने अभी अभी बताया कि एक ट्रांजेक्शन होंगे, उसके दो पहलू होंगे, एक पहलू डेबिट और दूसरा पहलू क्रेडिट। ये आइडेंटिफाई करना होता है, तो जर्नल में ये फंक्शनिंग होती है। डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं टू प्रोवाइड बेसिक ऑफ पोस्टिंग इनटू लेजर। जर्नल के बगैर लेजर पोस्टिंग इम्पॉसिबल है दोस्तों, तो ये लेजर पोस्टिंग को भी फैसिलिटेट करता है टू डी आइडेंटिफाई नहीं, टू आइडेंटिफाई ईच ट्रांजेक्शन by keeping a complete record of each transaction at one place on a permanent basis. To identify each transaction by keeping a complete record of each transaction at one place on a permanent basis. जर्नल एक रजिस्टर होती है जहाँ पर कि हम हर एक ट्रांजेक्शन को परमानेंटली रिकॉर्ड करके रखते हैं और उसे हम लोग जब चाहें तब देख भी सकते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ जर्नल। Advantages of journal. Advantages of journal, although it is not necessary to maintain and journal all the transaction, although it is not necessary to maintain and journal and the transaction can be recorded directly in the ledger accounts, a journal still is used for the following reason। देखिए ये जो लाइन है, ये सेंटेंस है, ये क्या कह रहा है, ये आपको समझना होगा और मुझे समझाना भी होगा एनी हाउ कि जर्नल इज नॉट नेसेसरी। बस आप इतना समझिए, ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन जर्नल, इस बात को आप पहले समझिए। ऑल्दो यद्यपि कि ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है मेंटेन करना जर्नल ऑल द ट्रांजेक्शंस का। ट्रांजेक्शन, सभी ट्रांजेक्शन का जर्नल मेंटेन करें, ये कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, ठीक है। But transactions can be recorded directly in ledger. A journal still is used for the following reason। हम लोग डायरेक्टली लेजर अकाउंट बना सकते हैं बिना जर्नल एंट्री किए, ऐसा होता है, आप लोग समझ जाओगे आगे चलोगे तो।
लेकिन फिर भी जर्नल नेसेसिटी वाली चीज़ है। कैसे? As transactions in journal are entered as and when they take place, the possibility of omission of a transactions in the books of accounts is minimized. बिल्कुल कम हो जाएंगी आपकी एरर ऑफ ओमिशन यदि आप जर्नल एंट्री करके पोस्टिंग करोगे तो ऐसे पोस्टिंग में छूटने के चांसेस होंगी। A transaction in journal are recorded in chronological order, so it is very easy to locate the particular transaction when required. बहुत ही आसानी से हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कौन से डेट के कौन सी ट्रांजेक्शन थी जर्नल हुई है, तो वो ट्रेस करना आसान हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जर्नल का कि जर्नल नेसेसरी ना होते हुए भी नेसेसरी बन जाता है। थर्ड है कि बाय एनालाइजिंग ईच ट्रांजेक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट द जर्नल फैसिलिटेट द पोस्टिंग इनटू लेजर। भाई जर्नल लेजर पोस्टिंग को बहुत ही आसान बना देता है, ऐसे मुश्किल होगी करना मुश्किल होगा। तो ये तीसरा उसका इंपॉर्टेंस है। ईच एंट्री इन द जर्नल कैरीज नरेशन, नरेशन की ज़रूरत होती है, विच गिव्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन को इलैबोरेट करता है। हैंस पोस्टिंग इन द लेजर कैन बी मेड विदाउट एक्सप्लेनेशन। सो लेजर पोस्टिंग में फिर नरेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट एक्सप्लेनेशन हम लोग लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। और यदि हम लोग डायरेक्ट करें, बिना जर्नल किए लेजर पोस्टिंग करें, तो फिर लेजर पोस्टिंग में हमें एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत होती है। इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस वाइल मैनुअल अकाउंटिंग वॉज इन प्रैक्टिस एंड स्टिल इट इज़ इन प्रैक्टिस समवेयर। फिफ्थ एडवांटेज है, जर्नल फैसिलिटेट क्रॉस चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स इन द केस ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट अग्री। ट्रायल बैलेंस यदि अग्री ना करे तो फिर वहाँ पे हमें जर्नल इंपॉर्टेंस देता है लोकेट करने में एरर्स को। सिंस इंटायर ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, सिंस इंटायर ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट वन प्लेस इन द जर्नल, द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज मेंटेन्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस। तो वो सारी चीज़ें हमें परमानेंट बेसिस पे एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड मिलती हैं जो कि मोर साइंटिफिक और मोर वैल्यूएबल बनती हैं आने वाले समय के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी आप समझ गए होंगे। अब जो बात है, वंस द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल, पोस्टिंग इन द लेजर कैन बी मेड एज एंड व्हेन कन्वीनियंट। जब चाहो तब आप कर लो लेजर पोस्टिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने जर्नल एंट्री कर ली है तो लेजर पोस्टिंग बहुत ही सुलभ हो जाता है और आप बहुत ही क्विक कर सकते हो। तो ये 7 एडवांटेज थे कुछ, लेकिन लिमिटेशंस भी हैं जर्नल की। तो जर्नल की लिमिटेशन क्या है बेटा, वो देखते हैं हम लोग। व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज टू लार्ज, यहाँ पे एक चीज कहना होगा कि ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज लार्ज, ओके, इट विल बिकम बल्की, बहुत ही वॉल्यूमिनस बन जाएगा, मोटा बन जाएगा एंड वॉल्यूमिनस। हेंस द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू हैव सेपरेट जर्नल बुक फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन सच एज परचेज बुक, सेल्स बुक। तो यहाँ हम लोग जानेंगे आगे चल करके, एक अलग टॉपिक मिलेगा आपको, सब डिविजन ऑफ जर्नल, सब डिविजन ऑफ जर्नल, ये मिलेगा कब? वन जर्नल बुक सिस्टम से हम लोग हट जाएंगे और वन जर्नल बुक सिस्टम को अवॉइड कर देंगे और अलग अलग स्प्लिट किया हुआ रहेगा, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, बिल रिसीव्ड जर्नल, बिल पेबल जर्नल, ठीक है। इस तरह से जर्नल प्रॉपर, कैश जर्नल, कैश बुक, वो हम लोग आगे बात करेंगे सब डिविजन ऑफ जर्नल की। मेनी ट्रांजेक्शंस आर रिपीटेटिव इन नेचर एंड इफ ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इट विल इन्वॉल्व डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द सेम अकाउंट एंड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन होना चाहिए यहाँ पे, अगेन एंड अगेन। इट विल इन्वॉल्व रिपीटेटिव पोस्टिंग लेबर ऑल्सो। तो ये थोड़ी सी जर्नल में एक इनकन्वीनियंस कॉज करने वाली बात है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये 2 लिमिटेशन थे। तीसरा लिमिटेशन है इन ऑर्डर टू एसरटेन कैश बैलेंस एवरी डे। अब कैश बैलेंस हमें एवरी डे चाहिए कि आज कितना मेरे पास कैश बचा हुआ है, दिन भर के ट्रांजेक्शन्स हो गए हैं, आज मेरे को बता दो कि कितना ट्रांजेक्शन हुआ और कितना कैश बैलेंस बचा हुआ है। तो जर्नल से पता नहीं चलता वन जर्नल बुक, लेकिन कैश बुक से पता चल जाएगा। इन ऑर्डर टू एसरटेन कैश बैलेंस एवरी डे, कैश ट्रांजेक्शंस आर यूजुअली रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट बुक दैट इज कैश बुक। दस कैश ट्रांजेक्शंस नीड नॉट बी रिकॉर्डेड इन जर्नल।
तो जर्नल के लिए फिर एक अलग कैश जर्नल के लिए, कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए कैश जर्नल रखा जाता है जिसका नाम हो जाता है कैश बुक, और वन जर्नल बुक सिस्टम को हम लोग अवॉइड करते हैं। इसी वजह से हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे कैश बुक, एक अलग टॉपिक आएगा। जर्नल डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्रॉम्प्ट बेसिस। जर्नल आपको प्रॉम्प्ट बेसिस पे इंफॉर्मेशन नहीं देती। रीजन कि वो सिलसिलेवार ढंग से चला आ रहा है और इमीडिएटली चाहिए मेरे को ये इन्फॉर्मेशन कि कितना अमाउंट किस डेटर से लेना है, जर्नल नहीं बता पाएगा तब तक जब तक कि हम लोग उस पर्टिकुलर डेटर अकाउंट की तरफ ना जाएं और लेजर की तरफ ना जाएं। तो जर्नल की ये लिमिटेशन है कि वो प्रॉम्प्ट बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है द कॉलम्स हैव बीन नंबर्ड ओनली टू शो हाउ द जर्नल इज रिटन अप, अदरवाइज द कॉलम्स आर नॉट नंबर्ड। डेट पर्टिकुलर्स, अब ये डेट पर्टिकुलर्स क्या है कि ये आपको यहाँ पे मैंने 4 बातें जो बताई, उसके बाद आ जाती है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो ये फॉर्मेट ऑफ जर्नल, इसको पहले आप समझ लीजिए कि क्या है। सपोज हमारा ये पूरा का पूरा पेज है, इसमें मैं अमाउंट कॉलम लूंगा। ये आप देखिए जर्नल का यही फॉर्मेट होगा। ओके, जिसमें सबसे पहला कॉलम होगा डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम लेजर फॉलियो का, चौथा कॉलम अमाउंट का, पांचवा कॉलम भी हमारा होगा अमाउंट का। ये क्रेडिट वाला अमाउंट, ये डेबिट वाला अमाउंट। आप जिस करेंसी में रिकॉर्ड करेंगे उस करेंसी का सिंबल दे दें तो बहुत अच्छा। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। कितने खाने हुए कॉलम्स, यानी कि 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। इज इट क्लियर? तो ये जर्नल की फॉर्मेट है। जर्नल की फॉर्मेट आपको स्केल से लाइन खींचनी है, मेरी तरह आपको बेढंगा कॉलम नहीं बनाना है, आपने सलीके का कॉलम बनाना है। ओके, आपको ढंग से कॉलम बनाने। अब द कॉलम्स हैव बीन नंबर्ड ओनली टू शो हाउ द जर्नल इज रिटन अप। ओके, अदरवाइज द कॉलम्स आर नॉट नंबर्ड। कॉलम को नंबर नहीं देते। सबसे पहला कॉलम जो आपका आ रहा है डेट का, इन द फर्स्ट कॉलम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड, द ईयर एंड द मंथ इज रिटन ओनली वंस till they change. The sequence of the dates and months should be strictly maintained. Okay. पर्टिकुलर्स के कॉलम में क्या लिखते हैं? ईच ट्रांजेक्शन अफेक्टेड 2 अकाउंट्स। हमने बार बार कहा है कि ट्रांजेक्शन एक है लेकिन वो 2 अकाउंट प्रभावित करते हैं। डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। 2 अकाउंट्स आउट ऑफ विच 1 अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। The name of the account to be debited is written first and the word debit is also written towards the end of the column. In the second line, the name of the account to be credited is written. पहले हमें डेबिट लिखना है, फिर क्रेडिट लिखना है। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि डेट पर्टिकुलर्स, अब उसके बाद अमाउंट के कॉलम की बात आएगी। फिर है द क्रेडिट अमाउंट स्टार्ट विद द वर्ड टू अ फ्यू स्पेस अवे फ्रॉम द मार्जिन टू मेक। ये करके दिखाने की चीज़ है, ये लिखने की चीज़ नहीं है आपको, लेकिन लिखा हुआ मिल जाएगा। ये करके दिखाने की चीज़ है कि किस प्रकार हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, करके दिखाने की चीज़ है। ओके, लेजर फोलियो कॉलम एक था। ऑल एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल आर लेटर पोस्टेड इनटू द पोस्टिंग has been made from the journal is recorded in the ledger folio column against machinery account in the journal। ये अभी आपको ऐसे समझ में आने की चीज़ ही नहीं है, लेकिन है बड़ा आसान, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। लेकिन ये भी करके दिखाना होगा मेरे को। आई वुड डू इट। फिर है द लेजर फोलियो कॉलम इन जर्नल shows whether an entry has been posted or not. If the page number of ledger does not appear against the entry, it will not indicate that entry has not been posted to the ledger so far। मतलब जर्नल में लेजर फॉलियो का कॉलम बना होता है और उस लेजर फॉलियो कॉलम में पर्टिकुलर के बाद लेजर फॉलियो कॉलम मैंने बनाया था। आप ये देख लें कहाँ पे बना था, किस तरह से बना था। एक छोटा सा फॉर्मेट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये छोटा सा फॉर्मेट मैं ले रहा हूँ। ये है लेजर फॉलियो कॉलम। ओके, ये डेट कॉलम। तो इस लेजर फॉलियो कॉलम में अगर कुछ नहीं लिखा है और यहाँ एंट्री की गई है, कोई भी डेबिट और कोई भी अकाउंट क्रेडिट हुआ है और लेजर फॉलियो कॉलम में कुछ नहीं लिखा है, व्हाट इट मीन्स? द लेजर फॉलियो कॉलम इन जर्नल shows whether an entry has been posted or not. If पेज नंबर ऑफ लेजर डज नॉट, यहाँ लेजर का पेज नंबर यहाँ डालते हैं।
और अगर वो नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन कहीं पोस्टिंग नहीं की गई है दोस्तों। ओके, पेज नंबर रिटन in the ledger folio column in the journal is indicative of the page number of the ledger where such posting has been made. It helps in understanding and checking the ledger posting at a glance in future. If the trial balance does not agree, the posting of each and every entry has to be checked. Such checking will not be possible विदाउट दी हेल्प ऑफ लेजर फॉलियो कॉलम। तो लेजर फॉलियो कॉलम का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, लेकिन इसे हम जैसे टीचर्स बता देते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत से बच्चे तो मैंने यहाँ तक देखा है कि लेजर फॉलियो कॉलम ये वाला कॉलम देते ही नहीं है जर्नल में। बनाया जर्नल का कॉलम अमाउंट, ठीक है, 2 अमाउंट के कॉलम हो गए, एक पर्टिकुलर कॉलम। लेजर फॉलियो कॉलम देना ही जरूरी नहीं समझते। ये लेजर फॉलियो कॉलम है, दिस वन इज, ये अमाउंट का कॉलम है, ये भी अमाउंट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर का कॉलम है, ये अमाउंट, ये डेट। तो लेजर फॉलियो कॉलम होना बहुत ज़रूरी होता है अगर जर्नल है तो। आपको पूरे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे यदि आप जर्नल का फॉर्मेट पूछा गया और उसमें आप लेजर फॉलियो कॉलम दिए ही नहीं, चाहे एंट्री कुछ भी कर रहे हो आप। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ तक बात आपने समझ ली है कि पेज नंबर रिटन इन द लेजर फॉलियो कॉलम फैसिलिटेट करता है चेकिंग में, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस अगर मिले ना, अग्री नहीं हो रहा हो ट्रायल बैलेंस, तो सारे एंट्री की पोस्टिंग हम लोग करते हैं, तो उसमें भी हमें लेजर फॉलियो कॉलम बहुत हेल्प करता है। इसलिए लेजर फॉलियो कॉलम का होना बहुत ज़रूरी होता है बेटा जर्नल करते समय। ओके, आप लोगों को ये सारी बातें फिजूल की अभी लग सकती हैं, लेकिन ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको इन सब चीज़ों को माइन्यूटली बताऊं। और आपकी भी एक फ़र्ज बनता है, यहाँ पे आप लोगों के लिए भी एक फ़र्ज की बात है, वो ये कि आप लोग इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। और जब आप जर्नल की प्रैक्टिकल सॉल्व करें तो आपके जहन में वो सवाल आएगा कि लेजर फॉलियो कॉलम क्यों है इसमें, जबकि कुछ लिख नहीं रहे। तो फिलहाल आपको प्रैक्टिस कराई जाती है तो उसमें लेजर फॉलियो कॉलम में कुछ नहीं डालना होता है, लेकिन प्रैक्टिकल सिस्टम में उसका बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उस मैटर का, लेजर फॉलियो कॉलम का, यही कहा जा रहा है यहाँ पे। ओके, अब बात आती है 4th कॉलम की, वो है अमाउंट डेबिट, और 5th कॉलम अमाउंट क्रेडिट। रेम्यूनरेशन, RE, द स्पेलिंग ऑफ रेम्यूनरेशन इज RE, लेट मी डू इट, REMUNERATION। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है बेटा सैलरी, वेजेज, सब कुछ इसी में आ जाएगा रेम्यूनरेशन में, लेकिन इसको हिंदी में कहते हैं पारिश्रमिक, ठीक है, एंड यू कैन चेक इट। तो ये मेरे से पूछा गया था, भाई माफ़ करना, मेरे से पूछा गया अभी कि रेम्यूनरेशन, एक्चुअली आई एम इन क्लास एंड इन द रनिंग क्लास आई एम रिकॉर्डिंग दैट वीडियो, and in this class I am having only one student, and that student has asked a question about that what do you mean by remuneration and what is the spelling, after writing down and without getting me disturbed, but I have given that spelling and the meaning of remuneration. Remuneration is a broad term which includes salary, wages or anything which is paid for any consideration of obtaining service. Okay, so remuneration, आपको भी वो वर्ड मिलने वाला है। अब रही बात इसकी कि अमाउंट डेबिट इन द 4th कॉलम, द अमाउंट ऑफ द अकाउंट बीइंग इन द 4th कॉलम, in the 4th column the amount of the account being debited is written, or in the 5th column the amount of the account being credited is written. ये कॉलम थी आपकी, आपने देखा है अभी, जस्ट अभी देखा है कि जर्नल की ये कॉलम बनाई जाती है जिसमें हम लोग डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, लेजर फॉलियो लिखते हैं, अमाउंट डेबिट का लिखते हैं, अमाउंट क्रेडिट का लिखते हैं। ये डेबिट का और ये क्रेडिट का। ये 4th कॉलम यही है, ये 5th कॉलम है, ये 3rd कॉलम है, ये 2nd कॉलम है और ये 1st कॉलम है। 1st, 2nd, 3rd हमने डिस्कस कर लिया था, 4th और 5th की बात थी, और इसी कॉलम की मैं बात कर रहा था कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है लेजर फॉलियो कॉलम का। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। आई होप कि मैं अब आपकी इजाज़त से आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, तो अगला जो पॉइंट है,
वो ये कि सर आप मेरे को ये बताइए हाउ टू डू जर्नल, और जो आपने कहा कि कंपाउंड एंट्री कैसे करते हैं उसे एक बार समझा दीजिए। तो देखिए कॉलम्स जो जर्नल के थे बेटा, जर्नल के कॉलम्स बड़े सिंपल से थे। ये हमने अमाउंट के कॉलम्स लिए 2, और ये लेजर फॉलियो के कॉलम्स लिए थे, और ये डेट का कॉलम लिया था। ये सिंपल सा कॉलम है, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, डेट। अब डेट मान लीजिए 1 जनवरी है, मैंने कैश रिसीव किया किसी से, कैश मेरा इंक्रीज करा, किसी डेटर ने मेरे को कैश दिया मान लो 4900 रुपीज़, 4900 रुपीज़। मैंने उसे डिस्काउंट अलाउ करा, ये डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट, मैंने डिस्काउंट अलाउ करा है 100 रुपीज़, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है। अब क्रेडिट मैंने करना है किसे, डेटर को। डेटर का नाम मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ डेटर लिख रहा हूँ आपके समझाने के लिए, अगर नाम होगा नाम लिखेंगे। तो ये जर्नल के रूल पर आएगा, और रूल मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यही रूल मेरे को डिस्कस करना है कि डिक्रीज इन डेटर, डेटर मेरा डिक्रीज कर रहा है इसलिए क्रेडिट करा, डिस्काउंट मेरे लिए एक प्रकार का एक्सपेंस है, एक्सपेंस मेरा इंक्रीज कर रहा है इसलिए डेबिट करा, कैश मेरा एसेट है, एसेट मेरी इंक्रीज हो रही है इसलिए मैंने इसे डेबिट करा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन डेटर क्रेडिट। तो ये रूल है जर्नल की, और इस रूल पे मैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में बात करने जा रहा हूँ कि मॉडर्न रूल जर्नल करने के क्या हैं और ट्रेडिशनल रूल जर्नल के क्या हैं। तो रूल्स पे कल डिटेल डिस्कशन होगी दोस्तों। और ये जो एंट्री मैंने यहाँ पे करके आपके सामने रखी, एक छोटी सी एग्जांपल जो दी, यही है आपका कंपाउंड एंट्री, COMPOUND, कंपाउंड एंट्री। अब इस कंपाउंड एंट्री में आप देखिए कि एक एंट्री में 2 डेबिट और 1 क्रेडिट हुआ है। जहाँ ऐसा हो जाए कि 2 अकाउंट अगर सिर्फ इन्वॉल्व होता, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, डिस्काउंट नहीं होता, तो वो सिंपल जर्नल एंट्री होता। लेकिन यहाँ कैश डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट और डेटर क्रेडिट। हो सकता है कि हमने क्रेडिटर को पेमेंट करा, क्रेडिटर डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट हो जाए, तो भी कंपाउंड एंट्री है। हमने रेंट दी है, सैलरी दी है, वेजेस दिया है, तीनों को डेबिट कर दिया, रेंट डेबिट, सैलरी डेबिट, वेजेस डेबिट, तीनों खर्चे, कैश क्रेडिट, कंपाउंड एंट्री है। तो इसके बारे में हम लोग कंपाउंड एंट्री के बारे में अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। कंपाउंड एंट्री क्या होती है, ओपनिंग एंट्री क्या होती है। अब आपकी यहाँ से रियल जेन्युइन क्लास अकाउंटिंग की शुरुआत होने जा रही है दोस्तों। सो प्लीज़ 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 आप वीडियो मिस मत करिएगा, बिकॉज अब फर्स्ट से आपकी वीडियोस डिलीट भी होती जाएंगी। तो आप लोग अगर सीरियसली नहीं लेंगे तो आपकी क्लासेस मिस होंगी, और आप टाइम से वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अपलोड का इंतज़ार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।